नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेटी न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की 3 बड़ी खबरों की तरफ। योगी सरकार का एक्शन, विपक्ष ने किया रिएक्शन। दंगाइयों पर सरकार का वार, अब नहीं होगा पत्थरवार। देश में हुई हिंसा अब क्या रंग लाएगी और इसी को लेकर अब योगी सरकार कितनी सख्त है, दिखाएंगे हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश समेत उत्तर प्रदेश में भी जमकर हिंसा और पत्थरबाजी की तस्वीर सामने आई, जिसकी तस्वीरें आप भी देख चुके हैं। लेकिन अब योगी सरकार ने दबंगइयों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अब योगी सरकार ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में 13 FIR दर्ज हुई है। 306 उपद्रवियों की गिरफ्तारी भी हुई है। योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा है कि उपद्रवियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने, जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी के घर पर योगी सरकार की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। हिंसा के लिए उकसाने के आरोप वाले जावेद के घर पर पहले गेट टूटा, फिर दीवारें और फिर कमरा और पीछे रह गया खंडर, मलबा, धूल का गुबार, जिसकी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। बता दें कि जावेद प्रयागराज के अटाला में रहता है। टुल्लू पंप का कारोबार होने की वजह से इसके नाम के साथ पंप जुड़ गया। प्रयागराज हिंसा का मुख्य आरोपी जावेद को ही बताया जा रहा है। जावेद पंप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश महासचिव भी है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का नाम दिल्ली हिंसा में भी आया था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को जावेद पंप के मोबाइल से कई सबूत मिले हैं। भड़काऊ बयान की कई क्लिपिंग मिली है, जिसका कनेक्शन 10 जून को प्रयागराज में हुई हिंसा से है। आरोप जावेद पंप के जब्त मोबाइल की फॉरेंसिक जांच भी हो रही है। डिलीट किए गए चैट और कॉल डिटेल्स की पूरी जांच हो रही है और इसमें जो और लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। वहीं जब बुलडोजर चला तो सियासत की गाड़ी भी दौड़ पड़ी है। बुलडोजर क्यों चला, कैसे चला, चलना चाहिए था या नहीं, सवाल उठे और जवाब भी दिए जा रहे हैं। AIMM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यूपी का सीएम यूपी का चीफ जस्टिस बन चुका है। वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ना है। आप एक समुदाय के घर पर बुलडोजर चलाकर देश के संविधान को कमजोर कर रहे हैं। अदालत को ताला लगा दो, जजों को कह दो कि अदालत ना आए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि इंसाफ है कि जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रियाएं हुई, वो सुरक्षा के घेरे में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है। इसकी अनुमति न हमारी संस्कृति देती है और न धर्म और न विधान, न ही संविधान। बहरहाल एक दिन के कुछ घंटे हिंसा के आरोपियों के थे। अब हर बीतता दिन कानून का है। जो चोट खून बहा वर्दी का है, जो चोट लगी शांति व्यवस्था पर, जो हमला हुआ कानून के राज पर, उसका जवाब बुलडोजर दे रहा है। क्योंकि योगी सरकार ने साफ कह दिया है कि जो कानून व्यवस्था को छेड़ेगा, कानून उसको नहीं छोड़ेगा। अब बुलडोजर से आरोपी के यहाँ एक्शन हुआ तो सियासत भी तेज हो गई है। आगे आने वाले वक्त में क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। सच के साथ करेंगे इस वक्त की दूसरी खबर पर। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तीसरे दिन ईडी के सामने पेश हुए। उससे पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और खरी खरी सुनाई। बता दें कि ईडी के सामने राहुल गांधी ने पेश होने से पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस शांतिपूर्ण विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की तैनाती से पता चलता है कि मोदी सरकार कांग्रेस से डरी हुई है और एक कायर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस लड़ेगा।
आज फिर से गांधीवादी सत्याग्रह शुरू होगा। सुरजेवाला ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 8 सालों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को झुकने के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता देश के साधारण व्यक्ति, मध्य वर्ग, गरीब और दलित की आवाज उठाने के अपने कर्तव्य पर अडिग है। रणदीप सिंह सुरजेवाला यहीं नहीं रुके और उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार कायर है और अघोषित आपातकाल लगाया। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, बीजेपी कांग्रेस को दबाना चाहती है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, हम दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। सच के संघर्ष की इस लड़ाई में वो, अगर मैं इस मंच के तजर्बे को गिनूं तो शायद भारत की जंगे आजादी का जो कांग्रेस का इतिहास है 136 साल का, ये तजर्बा उसके बराबर है। और सार्वजनिक जीवन में जो लंबा तजर्बा प्रशासनिक और संगठनात्मक पदों पर आप सबका रहा है, और इंदिरा जी, राजीव जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव जी, उन सब के साथ आप सब ने कार्य किया है लंबे अरसे तक। मैं अनुरोध करूंगा कि सच के इस संघर्ष का बिगुल बजाने आप सब यहां उपस्थित हैं। आज इस मंच से और आप सब के माध्यम से हम मोदी सरकार को भी, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, उनको चुनौती देते हैं। आप मीडिया के चंद मित्रों के पीछे छुपकर उल जलूल सवाल जो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, टेलीविजन पर क्यों चलवाते हैं? आप ये सारे टेलीविजन का कैमरे ले जाकर उस कमरे में लगा दीजिए जहां श्री राहुल गांधी ईडी के कमरे में बैठे हैं। पूरे देश को देखने दीजिए ना कि मोदी सरकार के पास राष्ट्र संग्राम के प्रतीक नेशनल हेराल्ड अखबार को लेकर कोई सवाल है ही नहीं। एक झूठ का पुलिंदा टेलीविजन के माध्यम से परोसा जा रहा है। इट्स ए चैलेंज टू यू मिस्टर मोदी, प्लीज पुट ऑल दीज टेलीविजन कैमराज, परमिट देम टू बी इन द सेम रूम वेयर श्री राहुल गांधी इज सिटिंग इन द ईडी ऑफिस। और मैं एक और कहता हूं, मोदी जी और अमित शाह जी को चुनौती, आप भी बैठ जाइए ईडी के साथ, क्योंकि वो तो आपके पिट्ठू हैं और तोते की तरह वही बोल रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो आप भी बैठिए। और मैं सोच रहा था जब गहलोत साहब और बघेल साहब बोल रहे थे कि मोदी जी और अमित शाह जी और ईडी जब इकट्ठे बैठेंगे तो वो क्या सवाल पूछेंगे? वो पूछेंगे कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड अखबार को क्यों शुरू किया, जो देश की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, कांग्रेस पार्टी ने चेक से नेशनल हेराल्ड को पैसे क्यों दिए? सवाल नंबर 3, कांग्रेस पार्टी ने 67 करोड़ रुपया पत्रकारों की तनख्वाह और कर्मचारियों की तनख्वाह नेशनल हेराल्ड अखबार का क्यों दिया? सवाल नंबर 4, कांग्रेस पार्टी ने 23 करोड़ रुपया हाउस टैक्स का, बिजली के बिल का, उसके साथ साथ लीज मनी का और बिल्डिंग चार्जेस का चेक से पेमेंट क्यों की? कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक को क्यों रिवाइव किया? आपने नेशनल हेराल्ड के पत्रकारों को उनकी आजीविका और जीवन को क्यों बचाया? आपने उनका वेतन और प्रोविडेंट फंड क्यों दिया? यही तो सवाल होंगे। जैसे मोदी जी फिर कहेंगे जैसे हमने देश की सारी संपत्ति बेच डाली, आपने क्यों नहीं नेशनल हेराल्ड अखबार और एजेएल को बेच डाला? आपने उसे बचाया और संजो के क्यों रखा राष्ट्र हित में? ये सवाल होंगे। तो आप क्यों टेलीविजन के पीछे छुपकर व्हाट्सएप के माध्यम से बचकाना सवाल टेलीविजन पर चलवा रहे हैं? मोदी जी, शाह जी और ईडी के उनके पिट्ठू इन कैमराओं को वहां लगाएं और देश को देखने दें कि एक सवाल पूछने के लिए है ही नहीं, एक प्रपंच और स्वांग रचा जा रहा है।
रुक करेंगे इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर पर। जुमे की नमाज बेहद खास होती है और जब सभी लोग मिलकर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, ऊपर वाले से सुख और शांति की दुआ करते हैं, अल्लाह के दिए गए संदेशों की चर्चा होती है। और इतने पाक दिन पर देश में शुक्रवार को 10 से ज्यादा राज्यों में शांति भंग हो गई। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की सस्पेंड हो चुकी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में शुक्रवार को नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के बाद पथराव भी हुआ। कई जगह गोली चलाने की नौबत भी आ गई थी और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। शुक्रवार को धर्म की आड़ में शांति परिवार के पीछे क्या कुछ लोगों की साजिश है, यह अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। इसे लेकर शुक्रवार को देश भर में प्रदर्शन और बवाल हुआ। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर जुटे। उपद्रवियों ने पथराव और नारेबाजी की। यूपी, झारखंड, बिहार से लेकर दिल्ली, बंगाल, गुजरात और कश्मीर तक ये पैटर्न पूरे देश में एक जैसा रहा। इसके बाद सवाल खड़े हो गए, कहीं ये बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं? ये किस तरह का जुनून है? देश की शांति भंग करने के लिए कौन आग में घी डाल रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो अब लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी के लिए बीजेपी नुपुर शर्मा को निलंबित कर चुकी है। नुपुर की विवादित टिप्पणी को लेकर दुनिया के कई देश विरोध जता चुके हैं। अब देश के भीतर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग अब और तेज हो गई है और इसी को लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद यूपी, झारखंड, दिल्ली, बिहार समेत देश के तमाम हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन हुए। यूपी के प्रयागराज जिले में उपद्रवियों ने नारेबाजी और यहां तक कि उन्होंने पथराव भी किया। सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर और लखनऊ में भी नारेबाजी हुई। जुमे की नमाज को लेकर कानपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर लोग जुटे और नुपुर की गिरफ्तारी की मांग की। कोलकाता, वडोदरा, हैदराबाद और श्रीनगर में भी सड़कों का घेराव कर लोगों ने बेपनाह नारेबाजी की, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने प्रदर्शन किया। यह सिलसिला केवल यूपी तक का नहीं रहा। अब हम आपको दिखाते हैं झारखंड के हालात। जी हां, झारखंड के रांची में नुपुर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उपद्रव हुआ। यहां मुख्य मार्ग स्थित हनुमान मंदिर के पास प्रदर्शन कर रही भीड़ को कंट्रोल करते समय कुछ पुलिस कर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। जुमे की नमाज के बाद सड़क पर भारी भीड़ जुटी, फिर कुछ लोगों ने पथराव और नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ को थामने के लिए पुलिस ने हवा में गोली चलाई और लाठीचार्ज भी किया। जिस तरह से देश भर में एक साथ प्रदर्शन और बवाल हुआ, उससे सवाल उठने लगे हैं। कई जानकारों का कहना है कि इसमें साजिश की बू आ रही है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है। आग में घी डालकर कुछ लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उन्हें इस मौके पर काफी संजीदा रहना होगा और लोगों को सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट को शेयर करने से बचना चाहिए। तो ये थे झारखंड के हालात। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आखिर कितनी नफरत भरी है लोगों के दिलों में। आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं संगम नगरी पर। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पुलिस पर पथराव के साथ ही बमबाजी और आगजनी भी हुई। पुलिस प्रशासन की दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और बीएससी की गाड़ी समेत 8 वाहन फूंक दिए गए। हमले में आईसीजी समेत 18 पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस और आरएफएफ लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू कर चुकी थी और तब जाकर 3 घंटे बाद तक बवाल शांत हो पाया। जुमे की नमाज के बाद मुरादाबाद का अटाला इलाका 3 घंटे तक सुलगता रहा। इस दौरान पूरा इलाका उपद्रवियों के कब्जे में रहा। उपद्रवियों ने पहले गोलियों से छिपकर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। चारों तरफ पत्थर बरसता देख पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए पीछे हटे तो अटाला
नूरुल्लाह रोड स्थित मुख्य सड़क पर आकर सामने से उन्होंने हमला बोल दिया। इसके बाद तो लगातार पत्थरों की बरसात होती रही। इस दौरान भीड़ में फंसे पुलिस कर्मियों को घेर कर भी हमला किया गया। हमलावर भीड़ के गलियों में छुपने के बाद पुलिस उसे खदेड़ने के लिए गलियों में घुसी तो उपद्रवियों ने गुरिल्ला रणनीति अपनाकर हमला कर दिया और इसके बाद घंटों ऐसी स्थिति बनी रही। कभी पुलिस उपद्रवियों पर भारी पड़ी तो कभी पत्थरबाज पुलिस कर्मियों को पीछे हटने पर मजबूर कर देते रहे।